बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 11th का आपका जो इंग्लिश कोर का सब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 सितंबर 2024 को आपका इंग्लिश का जो मिड टर्म का एग्ज़ाम है 2024 और 25 के सेशन का, ये होने वाला है, ठीक है। और अब आपके पास में बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम की तैयारी के लिए, इसीलिए आपकी कम टाइमिंग की शॉर्टेज को देखते हुए आप कम टाइम में अपने इंग्लिश के मिड टर्म एग्जाम की जो तैयारी है वो बेहतर से बेहतर कर सकें, आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम लेके आए हैं बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर को, और इस सैंपल पेपर को बहुत अच्छे से इस वीडियो में हम सॉल्व करके समझने वाले हैं, ठीक है। और एक चीज और बता देता हूं, ये तो अभी हमारा केवल पहला पेपर है। आप सभी बच्चे बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपके 25 तारीख से पहले हम आपको केवल इंग्लिश सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, केवल इंग्लिश की आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि कम से कम 5 सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे। और आप यकीन मानो, अगर आपने ये 5 सैंपल पेपर कर लिए ना तो आपके 80 आउट ऑफ बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। इसके अलावा आपके चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस हैं वो भी हम बहुत जल्दी ला देंगे, ठीक है। तो तैयारी बहुत अच्छी करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ओके बच्चों, चलिए तो पहला वीडियो है, तो सबसे पहले हम पेपर का पैटर्न समझेंगे कि हमारा पेपर किस हिसाब से बनने वाला है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, पेपर जो है ये आपका 3 घंटे का आएगा और ये आएगा 80 नंबर का। पेपर के पैटर्न को समझने के लिए आपको उसके जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, हिंदी में सामान्य निर्देश, ये जरूर पढ़ने चाहिए। क्या लिखा है देखो, सबसे पहला, द पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, 3 सेक्शन में होगा। सबसे पहले सेक्शन ए रहेगा जो कि होगा रीडिंग स्किल्स का। अब रीडिंग स्किल्स में ना 3 क्वेश्चन होंगे आपके, एक अनसीन पैसेज रहेगा, दूसरा भी अनसीन पैसेज होगा लेकिन वो केस बेस्ड, और इसी में आएगी आपकी नोट मेकिंग, ठीक है, इसी में नोट मेकिंग आएगी। फिर आता है सेक्शन नंबर बी। अब सेक्शन बी में ग्रामेटिकल पार्ट होगा, फिलिंग ब्लैंक्स हो गए, ठीक है, और जो एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया या फिर सेंटेंस जो होते हैं ना जंबल वर्ड्स, वो वाला हो जाएगा। क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, यानी कि इसमें आपका पोस्टर हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, डिबेट हो गई, स्पीच हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी आपकी, ठीक है। फिर आता है आपका सेक्शन नंबर सी, लिटरेचर का। अब इसमें आपकी जो दोनों बुक्स हैं इनसे संबंधित एमसीक्यूज और जो क्वेश्चंस हैं अलग अलग मार्क्स में वो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस पेपर को ना 3 वीडियो में अलग अलग करके समझेंगे। जैसे ये हमारी जो आज वाली वीडियो है ये पार्ट 1 की वीडियो है, और इसमें हम सेक्शन ए पूरा समझ लेंगे, ठीक है, सेक्शन ए समझेंगे। फिर जो इसके पार्ट 2 की वीडियो होगी उसमें सेक्शन बी पूरा समझेंगे। फिर तीसरी वीडियो में सेक्शन नंबर सी पूरा समझेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको ग्रामर भी समझ में आ जाएगी, पूरा पेपर भी समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और एक चीज देखो क्या लिखी है कि डू नॉट एक्सीड दी प्रिस्क्रिप्ट वर्ड लिमिट वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, यानी कि जो वर्ड लिमिट दी गई है 50 वर्ड, 60 वर्ड, 120 वर्ड, 180 वर्ड्स, उसको आपको क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। तो आओ बच्चों शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक चीज और कि आप ये जो इस पेपर के पार्ट 2 और पार्ट 3 की जो वीडियो है ये कैसे देखोगे, तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ पे आई बटन में भी जब वीडियो बन जाएंगे ना तो लिंक दे दूंगा, आप देख लेना उसको, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस पेपर का हमारा जो सेक्शन ए है रीडिंग स्किल्स का वो शुरू हो चुका है, ठीक है। अब रीडिंग स्किल्स में पहला जो क्वेश्चन है ये आपका एक अनसीन पैसेज होगा 10 मार्क्स का, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये भी अनसीन पैसेज का होगा 8 मार्क्स का, बट ये जो है ना ये केस बेस्ड होगा हमारा, देख रहे हो केस बेस्ड है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन होगा हमारा नोट मेकिंग के लिए। किसके लिए? नोट मेकिंग के लिए। और मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा नोट मेकिंग करनी कैसे है, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं आज के इस पेपर के सबसे पहले क्वेश्चन से, ठीक है। मैं आपको पूरा पैसेज पढ़ के बताऊंगा, आंसर कैसे ढूंढना है ये भी आपको बताऊंगा, ओके। तो चलिए मैं पहले पैसेज को अंडरलाइन कर देता हूं, फिर आपको यहाँ पे पढ़ के बताऊंगा, उसका मतलब क्या है ये भी बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए और आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि मुझे पता है आप लोग अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस तो करने वाले नहीं हो अपने आप से, तो कम वीडियो से तो करोगे। चलो मेरे साथ आप भी पढ़िएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए इस पैसेज के ना
हर एक सेंटेंस को, हर एक वर्ड को मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ आप भी पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो इस पैसेज का सबसे पहला पैराग्राफ देखिए क्या कहता है। पैराग्राफ का पहला सेंटेंस, एवरीथिंग यू डू इन योर डे टू डे लाइफ हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन प्लैनेट। यानी कि हम प्रतिदिन जो कुछ भी काम करते हैं उसका हमारे प्लैनेट पे इम्पैक्ट पड़ता है। फ्रॉम द फूड यू ईट टू द कार यू ड्राइव। फिर चाहे आप कोई खाना खाएं या फिर आप किसी कार को ड्राइव करें, हर एक चीज का इम्पैक्ट हमारे प्लैनेट पे पड़ता है। ओके, सस्टेनेबल लिविंग इंक्लूड्स प्रायोरिटाइजिंग द यूज ऑफ नेचुरल एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एक्सेस वेस्ट एंड डेप्लेटिंग रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अगर हम वर्तमान में देखें तो हमें जो है ना अपने पास जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, हमें उन्हें इस प्रकार से यूज करना चाहिए कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी ये बचे रहें। वर्तमान में देखें तो पेट्रोल जो है वो काफ़ी ऐसा संसाधन है जो ख़त्म होने की कगार पे है ना। तो आने वाले 200-500 सालों तक वो ख़त्म भी हो जाएगा, तो हमें काफ़ी उसे सही तरीके से यूज़ में करना चाहिए, ठीक है। और ऐसे रिसोर्स यूज़ करें जो कि रिन्यूएबल हों, ठीक है। एट द मोमेंट अगर हम वर्तमान में देखें तो वी आर प्रोड्यूसिंग रिसोर्सेज यूजिंग एनर्जी एंड क्रिएटिंग वेस्ट एट द रेट विच इज नॉट सस्टेनेबल। वर्तमान में देखा जाए तो हम लोग बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी यानी कि ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, और ये डेफिनेटली वेस्ट है और ये एक सही जीवनचर्या के लिए अच्छा नहीं है। अब ये जब खराब हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो इससे होगा क्या, दिस लीड्स टू दी इन्वायरमेंटल इश्यू। पर्यावरण से संबंधित समस्याएं होंगी। कौन कौन सी, लाइक एज ए पॉल्यूशन, ऑल्सो एज ए क्लाइमेट चेंज। पर्यावरण प्रदूषण होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, जलवायु जब बदलेगी तो जलवायु से इन्वायरमेंट को भी हार्म होगी, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको भी, यानी कि जैसे जंगली जीव हो गए, जलीय जीव हो गए, इन्हें भी हानि होगी, और ह्यूमंस को भी। अब इसे चेंज कैसे कर सकते हैं, तो बाय मेकिंग सम स्मॉल चेंजेस टू योर day-to-day lifestyle you can reduce your carbon footprints and help to take एकल दिस इश्यू। अगर देखा जाए हम अपनी लाइफ स्टाइल में ना छोटे छोटे अगर चेंजेस कर लेते हैं तो डेफिनेटली हम इस प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ओके, अब जैसे कि क्या क्या कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं सेव एनर्जी। कैसे, बाय यूजिंग लेस एनर्जी यू कैन हेल्प टू रिड्यूस कार्बन इमिशंस। अगर हम ऊर्जा का कम उपयोग करें तो हम क्या कर सकते हैं, कार्बन के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। अब ऊर्जा का उपयोग कैसे करें, तो देयर आर नंबर ऑफ वेज यू कैन सेव एनर्जी ऑल्सो ऑन योर होम या फिर इन योर होम, लाइक इंक्लूडिंग स्विच ऑफ स्टैंड बाई एप्लीकेशंस। हमें क्या करना चाहिए, जब हम बाहर जा रहे हैं या फिर घर से दूर हैं तो हमें अपने घर के जो लाइट वगैरह पंखे वो बंद करके जाना चाहिए। हैंगिंग क्लोज टू ड्राई इंस्टेड ऑफ यूजिंग ड्रायर। हमें जो है जैसे हम हेयर ड्रायर वगैरह का उपयोग करते हैं ना बाल सुखाने के लिए, तो उसका उपयोग ना करें। नॉर्मली जो गमछा उससे पोंछ सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सूख जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। और कपड़े धोने के लिए हाथों का इस्तेमाल करें, वॉशिंग मशीन को छोड़ दें, है ना। ये चीज़ें और भी ऐसे बहुत सारी हैं। उसके अलावा यूज़ रीयूजेबल अल्टरनेटिव्स, यानी कि हमें जो है ना ऐसी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए जो कि रीयूजेबल हो। वर्तमान में देखें तो सिंगल यूज जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक प्लास्टिक, जो कि सिर्फ एक ही बार यूज़ हो सकती है, ये एक बार यूज हो गई, उसके बाद जब तक पृथ्वी है कई लाखों वर्षों तक ये प्लास्टिक सड़ती या गलती नहीं है। तो ये क्या करेगी, पृथ्वी की सतह को, उसको भी नुकसान पहुंचाएगी। ओशियन यानी कि समुद्र और समुद्र के जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाएगी, ऑल्सो वाइल्ड लाइफ एंड द इन्वायरमेंट। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम रियूजेबल और जो इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे प्लास्टिक बैग्स के अलावा हम जो पेपर बैग्स हैं इनको उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें, गो पेपरलेस। टू अवॉइड वेस्टिंग पेपर, चॉइस द रिसीव लेटर्स ओवर ईमेल एंड द ओनली प्रिंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इफ नेसेसरी। यानी कि हमें पेपरलेस हो जाना चाहिए, यानी कि पेपर का उपयोग कम करना चाहिए। कोई भी चीज़ ईमेल वगैरह तो आप उसे जो है ना अपने ईमेल पे मंगा लो, कोई भी जरूरी चीज़ है, कोई बुक वगैरह हो गई। नेसेसरी पेपर तभी होना चाहिए जब काम नेसेसरी, जैसे कि मान लीजिए कोई ज़मीनी कार्यवाही है, ठीक है, ज़मीन के कागजात है, तब तो चलेगा। नोट बनाना है भाई तब तो चलेगा, लेकिन ऐसे नॉर्मली चीज़ों के लिए नहीं होना चाहिए। ओके, इसके अलावा रिसाइकल एंड रीयूज। मेक श्योर यू आर रिसाइकलिंग बाय पुटिंग योर रबिश इन दी
करेक्ट बिन्स, यानी कि आप अपने कचरे को एक सही बिन में डाल रहे हो, ये जरूर देखना है, ठीक है। ऑल्सो ट्राई टू रीयूज प्रोडक्ट्स एंड द आइटम्स एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल बिफोर बीइंग देम टू रिड्यूस वेस्ट, यानी कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं हमें उसको जब तक हो सके तब तक उपयोग करता रहना चाहिए। डोनेट अनयूज आइटम्स, जो आपके पास में खराब पड़े हैं, आपको लगता है आपके यूज में नहीं है, आप उसे डोनेट कर दो। इफ यू डोंट यूज अ प्रोडक्ट और वियर अ पीस ऑफ क्लोथिंग एनीमोर, गिव इट टू अ चैरिटी शॉप और समवन यू नो हु वुड मेक यूज ऑफ इट टू हेल्प रिड्यूस वेस्ट, यानी कि अगर आपके पास कोई कपड़े हैं, कोई चीज़ है जिसे आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, घर में पड़ी पड़ी खराब हो रही है, सड़ रही है, तो आप उसे चैरिटी को दे दो, किसी दुकान वाले को दे दो, या फिर किसी व्यक्ति को दे दो जो उसे यूज कर सके, है ना। 6, save water, that is the most important. You can save water in and around your home by making a number of small changes. आप छोटे छोटे चेंजेस के माध्यम से जो वाटर है उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कपड़े धोए, कपड़े धोने के पानी से आप कार धो सकते हैं, ठीक है, उससे जो फर्श वगैरह है उसको साफ कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ड्राइव लेस, वॉक और राइड a bike to your destination instead of driving if it's close enough, it's better for the environment and your health. अगर आपको लगता है कि आपका जो जॉब का एरिया है, ठीक है, और आपका हाउस का एरिया है मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 किलोमीटर का है, तो आप 1-2 किलोमीटर के लिए कार तो लेके जाएंगे नहीं, ठीक है, जाना भी नहीं चाहिए, आप वहाँ पे जाइए पैदल, पैदल जाएंगे तो इससे आपकी हेल्थ को भी फ़ायदा होगा और इन्वायरमेंट को। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अनदर गुड वे टू हेल्प रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन, क्योंकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उसमें ज़्यादातर सीएनजी का उपयोग होता है जो कि ग्रीन हाउस गैस है ना, ये चीज़ है। उसके बाद डोंट वेस्ट फूड, इफ़ यू हैव लेफ्ट ओवर्स डोंट थ्रो देम अवे, हाउएवर इफ़ दे डू गो ऑफ यूज देम टू क्रिएट कंपोस्ट फॉर योर गार्डन, यानी कि अगर आपके पास में ज़्यादा खाना हो जाता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसको कूड़े में फेंक देते हो। तो कूड़े में नहीं फेंकना है, आपको अपने गार्डन में ही उसको एक जगह बना लेनी है जहाँ पे उसे डालें, और फिर वही खाना एक खाद के रूप में सामने आएगा, है ना, कुछ टाइम के बाद। तो ये चीज़ें थी, ठीक है। तो एक प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, हम कैसे उसे बचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलो अब सारे बच्चे मुझे एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर बताते चलें, ठीक है, सारे बच्चे बताएं। सबसे पहला हमारा एमसीक्यू है सस्टेनेबल लिविंग इनकरेजेस, यानी कि साधारण तौर पे हमारा जो आम जीवन है वो किस चीज़ को बढ़ावा देता है। तो अभी अभी हमने देखा था बच्चों कि सस्टेनेबल लिविंग जो है वो किस चीज़ को इनकरेज करता है। एक काम करता हूँ मैं ना, इन सभी चीज़ों को एक बार हटा देता हूँ ताकि आपको सबसे अच्छे तरीके से मैं दिखा सकूँ, ठीक है, जस्ट वेट। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी हमने देखा था ना, सस्टेनेबल लिविंग इंक्लूड्स प्रायोरिटाइजिंग द यूज ऑफ नेचुरल एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो यही आंसर है ना हमारा। चलो देखते हैं कहाँ दिया गया है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रायोरिटाइजिंग द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि हमें नवीनीकरण संसाधनों का उपयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो नए रिसोर्सेज हैं इनको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, हैंगिंग क्लोथ्स टू ड्राई इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ ड्रायर, पिक द ऑप्शन इन विच द मीनिंग ऑफ हैंगिंग इज द सेम एज इट इज पैसेज। देखो पैसेज में ये लाइन जो उपयोग की गई है, ठीक है, कि ड्रायर का उपयोग करने के बजाय हमें जो कपड़े हैं वो सुखाने के लिए लटकाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हैंगिंग की जो मीनिंग है, लटकाने की जो मीनिंग है, उसको लेके एक सेम चीज़ और कही गई है, वो क्या है, तो देखो सेम चीज़ होगी पहली वाली, क्या है कि आई एम गोइंग टू हैव अ क्रिसमस ट्री एंड हैंग ऑल माई गिफ्ट्स अपॉन इट, यानी कि मैं क्रिसमस ट्री को खरीदूंगा और उसी पर अपने सारे गिफ्ट्स लटकाऊंगा। तो कपड़े लटकाना और क्रिसमस ट्री पे अपने गिफ्ट्स लटकाना एक ही चीज हो गई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली लिस्ट द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल लिविंग, यानी कि साधारण तौर पे हमारे जीवन के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो यहाँ पे आपको बतानी है। तो सबसे पहली जरूरी चीज है यहाँ पे हमारी रिड्यूस वेस्टेज, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जो वेस्ट है उसको रिड्यूस करना चाहिए, और हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, हमें यूज़ करने हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, जो नवीनीकरण है। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है रिसाइकल जो है, मतलब जो रबिश है, जो कूड़ा है, इसको
रिसाइकल करना चाहिए। ओके, तो पहला, तीसरा और चौथा, ये तीन चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो कौन सा हो जाएगा भाई? बी वाला, पहला, तीसरा और चौथा, ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, आप भी अंदाजा लगाते चलना कि कौन सा आंसर सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द नरेटर सेज दैट वी कैन प्रिवेंट दिस बाय चॉइसिंग टू यूज रीयूजेबल एंड इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स इंस्टेड। नॉट प्रिवेंटिंग मीन्स बीइंग, यानी कि जब हम बात करते हैं नॉट प्रिवेंटिंग, इसका मतलब क्या है? तो नॉट प्रिवेंटिंग मीन्स क्या हो जाएगा? फटाफट से सोचो, यहाँ पे कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा? फटाफट से। ओके, ना रोकने का मतलब यहाँ पे प्रमोटिंग को दर्शाया गया है। किसे? प्रमोटिंग। ओके, पिक द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ हैंगिंग क्लोथ्स टू ड्राई इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ ड्रायर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो, ड्रायर का उपयोग करने के बजाय कपड़े सुखाने के लिए लटकाने के संबंध में जो गलत है वो बताएं। तो देखो, जब हम कपड़े को लटकाएंगे तो इससे क्या होगा? इससे एनर्जी सेव होगी। ठीक है, इट इज़ अ बेटर यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीनीकरण के लिए ये सही चीज़ है, एंड इट सेव मनी, ये पैसा भी बचाएगा। लेकिन इट इज़ एन आउटडेटेड प्रैक्टिस दैट कॉल्ड रॉन्ग, क्योंकि ये अभी के वर्तमान की हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी मांग है कि हम ड्रायर का उपयोग करने की बजाय हम जो है इसको धूप में कपड़े को सुखाएं, तो इससे एनर्जी बचेगी, पैसा बचेगा और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट ओवर फूड। यानी कि बात की गई है कि हमें उस विकल्प को चुनना है जो कि बचे हुए भोजन के रूप में यहाँ पे गलत है। तो कौन सा गलत है वो देखना है। ठीक है, तो देखो, इट इज़ मिसरेबल टू रीयूज इट, यानी कि इसको दोबारा उपयोग करना दुखद है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इट कैन बी रीयूज एज ए फूड, तो ये मतलब कि इस भोजन के रूप में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। फिर इट कैन बी यूज्ड फॉर कंपोस्ट, इट कैन ओनली बी थ्रोन अवे, यानी कि देखा जाए तो इसका उपयोग खाद के लिए किया जा सकता है और इसे केवल फेंका भी जा सकता है। तो दो चीज़ें हैं, इट कैन बी रीयूज एज ए फूड, ठीक है, और इट कैन बी यूज फॉर कंपोस्ट एंड ओनली बाय थ्रोन। तो दूसरा और तीसरा, ये तीन चीज़ें हैं जो कि मतलब ये दो चीज़ें जो कि पैसेज में दी गई हैं इस लेफ्ट ओवर फूड के लिए, जो बचा हुआ खाना होता है। ठीक है, तो ए वाला जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, द वर्ड डेप्लीटिंग एज यूज्ड इन पैराग्राफ मीन्स एज द सेम एज। तो यहाँ पे जो आपको दिया गया है कि पैराग्राफ में एक शब्द है डेप्लीटिंग यानी कि घटना, तो इसमें हमें एक अलग इसका मतलब जो वर्ड है वो देखना है। तो इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ना होता है, एक्सपेंडिंग का मतलब विस्तार होता है, ग्रोइंग का मतलब भी बढ़ना एक तरीके से, लेकिन डिक्रीजिंग इसका मतलब होता है कम होना, घटना। ठीक है, तो डेप्लेटिंग और डिक्रीजिंग एक ही चीज है। ओके, उसके बाद बेस्ड ऑन द पैसेज चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट वन ऑफ द स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल लिविंग। तो इसमें से हमें क्या करना है जो सस्टेनेबल लिविंग के संबंध में सही नहीं है। तो देखो, रिड्यूस CO2 बिल्कुल सही है, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उनको हमें हटाना चाहिए। ठीक है, और सस्टेनेबल बैग, रियूजेबल बैग, ठीक है, रियूजेबल ड्रिंक कंटेनर्स, ये ठीक है, लेकिन जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड का है, ये रहा, देखो ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, बाय मेकिंग some small changes to your lifestyle you can reduce your carbon footprint to the idea of making small changes is mainly a reference to, अर्थात गद्यांश के आधार पे, ठीक है, हमें अपनी जीवन शैली में कुछ छोटे छोटे से बदलाव करके हम कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव करने का विचार मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सिंपल सी बात है, सस्टेनेबल लिविंग से संबंधित है। अब एक सबसे आखिरी MCQ कि पिक द ऑप्शन दैट शोइंग द करेक्ट यूज ऑफ वर्ड ऑफ सस्टेनेबल, यानी कि एक सतत विकास के तौर पे कौन सा इसमें से सही ऑप्शन है। तो देखो, पहला क्या है,
ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट्स टू सस्टेनेबल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम, यानी कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वो प्रमोट करती है सतत विकास को और इको फ्रेंडली भी होती है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसको मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन 1 विद इन 15 मिनट्स हमारा कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ओके, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ये बेसिकली एक केस बेस्ड पैसेज है और ये इस केस बेस्ड पैसेज का टॉपिक है अर्थक्वेक्स यानी कि भूकंप। ठीक है, और इससे संबंधित 8 MCQ आएंगे पेपर में। ओके, चलिए तो पैसेज का सबसे पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। देखो लाइन टू लाइन पढ़ूंगा, पूरा केस आपको समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, देखो अर्थक्वेक्स आर invariably linked to natural geomorphological phenomena, but scientists have claimed in a study that as many as 728 quakes in the past 149 years might have been induced by human activities including mining, nuclear expansions या फिर explosions and groundwater extraction। यानी कि देखो अर्थक्वेक क्या होता है, ये नेचुरल जियोमॉर्फोलॉजिकल फिनोमिना है, एक प्रकार से प्राकृतिक तौर पे ये भूकंप आते हैं। लेकिन कई सारे साइंटिस्ट ने मिलकर एक स्टडी की और उन्होंने इस बात को क्लेम किया है कि पिछले 150 सालों में ये जो 700 साढ़े 700 अर्थक्वेक्स आए हैं ये नेचुरल रीजंस की वजह से नहीं है बल्कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से आए हैं, जैसे माइनिंग की वजह से, न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजन होते हैं इसकी वजह से, या फिर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, द रिसर्च वाज पब्लिश्ड इन जर्नल सिस्मोलॉजिकल रिसर्च लेटर्स, यानी कि जो रिसर्च है जिसकी अभी हमने बात की है ये इसमें पब्लिश की गई है। सेकंड, द लिस्ट ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स इंक्लूड द कैटास्ट्रोफिक क्वेक with magnitude as high as 7.8 on Richter। इसके जो रिक्टर स्केल होता है उसकी बात हो रही है, जैसे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, रिक्टर स्केल दैट स्टक नेपाल इन अप्रैल 2015। यानी कि देखा जाए तो मानव निर्मित भूकंपों की सूची में 2015 में नेपाल में जो भूकंप आया उसकी तीव्रता, भूकंप का जो रिक्टर स्केल है, ठीक है, जिसपे उसकी तीव्रता मापी जाती है वो 7.8 थी, जो कि सबसे ज़्यादा थी। द जर्नल क्लेम्ड दैट अर्थक्वेक इन नेपाल वाज लिंक्ड टू ग्राउंड वाटर पंपिंग। और जो जनरल थे वहाँ के नेपाल के, उन्होंने ये इस बात को स्वीकार किया कि ये जो भूकंप आया नेपाल में 2015 में जो कि रिक्टर स्केल पे 7.8 था, ये ग्राउंड वाटर पंपिंग की वजह से आया था। ठीक है, उसके बाद इंडियन साइंटिस्ट हैड इन 2015 done a study on Nepal earthquake and made this claim। वो जो हमारे भारतीय जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 2015 में नेपाल के भूकंप के बारे में स्टडी की और उन्होंने क्लेम किया, आई थिंक मोर सच स्टडीज मस्ट बी carried out the find out the linkage if any between human activities and earthquake, said Madhavan, secretary of Ministry Earth Sciences। यानी कि देखा जाए तो मुझे लगता है कि मानवीय गतिविधियों और भूकंप के बीच में संबंधों का पता लगाने के लिए हमें इस तरह के अध्ययन जो है ये करते रहने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखो कि ये एक डेटा दिया गया है, ठीक है, सिस्मिक फैक्टर्स टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक डेटाबेस हाई क्वेक जो गया है 728, जो अभी हमने ऊपर की बात की थी। ठीक है, तो किस वजह से कितने आए हैं, तो माइनिंग की वजह से देखो 721 आए हैं, वाटर रिजर्वर इम्पॉर्टमेंट की वजह से 167 आए हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से 22 अभी तक आ चुके हैं, किसी प्रकार की रिसर्च की वजह से 14 आ चुके हैं। नंबर ऑफ इंडियन एग्जाम्पल, तो इंडियन में देखिए 18 आ चुके हैं, माइनिंग की वजह से 2 आए हैं, वाटर रिजर्व की वजह से 16 आए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि इस डेटाबेस में दी गई हैं कि कौन सा जो भूकंप है वो किस वजह से ज़्यादा आया।